एक दौर था जब स्टूडियो में बैठे एंकर की आवाज सुनकर सत्ता की कुर्सी हिल जाया करती थी। But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Oh my God. But Modi sahab, जब इंटरव्यू का मतलब होता था तीखे सवाल, असहज चुप्पी और जवाबदेही, पर आज हम चेहरे पर तो फोकस करते हैं मगर सच पर फोकस करना भूल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे उस ऐसी मीडिया को जिसे हमारे फोर्थ पिलर के रूप में माना जाता है और आज वो फोर्थ पिलर गायब होता दिखाई दे रहा है। अब देश में सरकार से ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, हमारा ही रुपया गिरता क्यों जा रहा है। और जब आप कहते थे कि पेट्रोल के दाम हम 40 रुपए कर देंगे तो आज के टाइम पे वो 100 पार क्यों कर चुके हैं, सड़कें टूटी हुई क्यों हैं, फ्लाईओवर दिन पर दिन गिरते क्यों जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब ऐसे सवाल गायब होते जा रहे हैं। इस केस में हम सारी की सारी मीडिया को एक तराजू पे तौल के नहीं देख सकते हैं। हालांकि इस दौर में कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे भी हैं जो सच्चाई को दिखाते हैं और सच्चाई दिखाने से डरते नहीं हैं, और एक तरफ वो मीडिया जो सरकार के तलवे चाट कर इतनी अमीर हो चुकी है कि अब उनके शब्दों में सिर्फ मिठास दिखती है, जैसे कि सरकार ने उनको चीनी का घोल पिलाकर एंकरिंग करने को कहा हो। आज के सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि आप थकते क्यों नहीं, आप इतना काम कैसे कर लेते हो, आप 18 घंटे काम कैसे कर लेते हो, और भी न जाने कितने ऐसे सवाल हैं जो मीडिया को पूछने चाहिए पर वो नहीं पूछ रही। मणिपुर कितने टाइम से चल रहा है? क्या कभी आपने देखा है कि गोदी मीडिया ने सरकार से डायरेक्ट सवाल करा हो और उसकी जवाबदेही मांगी, उसका एक्शन प्लान मांगा हो कि ये जो मणिपुर में हिंसाएं हो रही हैं वो कब बंद होगी? शायद हो सकता है कि आपने ऐसी वीडियोस गोदी मीडिया के द्वारा नहीं देखी हो। सन 2002 में हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 80वें पायदान पे थे, पर आज हम 2026 में बैठे हैं और हम 157 नंबर पर पहुंच चुके हैं। और हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में हम 160 भी क्रॉस कर दें, 165 भी क्रॉस कर दें, क्योंकि हमारी मीडिया की सारी आज़ादी छीन ली गई। उनके मुंह पर ताला लगा दिया गया है नोटों की गड्डियां दिखाकर। सरकार के चहीतों ने और सरकार के मित्रों ने इन कंपनियों को, मीडिया कंपनियों को खरीद लिया है। अब तो जाहिर सी बात है कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो आप उसकी बुराइयां उसी के न्यूज़ चैनल पर तो नहीं कर सकते हो। तो सेम यही गोदी मीडिया करती है। और इस रैंकिंग का 157 होना सिर्फ करंट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ऐसा हमारे साथ बहुत पहले से होता चला आ रहा है। जब ये यूपीए की सरकार थी तब भी ऐसा होता आया था, और जब एनडीए की सरकार है तब भी ऐसा होता आया है कि जब कोई मीडिया पर्सन कोई तीखे सवाल पूछ लेता है तो सरकार उसको या तो जेल में डाल देती है या फिर उसको ट्रोलिंग मीडिया के हवाले कर देती है। और इतिहास में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि एंकर को संदिग्ध तरीके से गायब कर दिया गया है, यानी कि इस दुनिया से ही उसको अलविदा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसने सच्ची रिपोर्टिंग की थी। तो 157 रैंक पर हम रहना डिजर्व करते हैं। आपको शायद याद होगा कि मोदी जी अभी 1-1.5 महीने पहले विदेशी दौरे पे गए थे, जहां पे कि नॉर्वे के एक पत्रकार ने उनसे सीधा सवाल कर लिया था, और उसके बाद गोदी मीडिया ने उस एंकर का जो हाल किया था वो आप देख सकते हो। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? नॉर्वे के एक अखबार की पत्रकार हैं। इस पत्रकार के सवालों से ही ये समझ में आता है कि इसे भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद नापसंद है। एक और अजीब बात यह है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया। लेकिन यहां अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। सोचिए उस पत्रकार के सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स अचानक कितने बढ़ गए होंगे। इसलिए इस पत्रकार का एक्शन और रिएक्शन अब शक के घेरे में है, क्योंकि ये पत्रकार इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय डिप्लोमेट से भी भिड़ गई और जहां उसको बड़ा करारा जवाब मिला वहां से भी वो भाग निकली। ये देखकर लगा जैसे ये मोहतरमा किसी हिट एंड रन वाले मिशन पर थी और एंटी इंडिया थी और एंटी नॉर्वे भी थी। दावा किया जाने लगा कि संभव है कि इसकी पेमेंट युआन में की गई होगी और वहां भारत में हमारा विपक्ष इनके ट्रैप में फंसता हुआ दिख रहा है। क्या खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार कहने वाली इस महिला को इस प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं थी, या फिर उन्होंने जानबूझकर सवाल ऐसे वक्त पर किया जब जवाब मिलना ही नहीं था? क्योंकि नॉर्वे की इस महिला पत्रकार का कांग्रेस
और राहुल गांधी से दूर का एक कनेक्शन भी है। अरे मूर्खों, वो आपको संकेत दे रही थी कि अगर आप मीडिया से हैं तो आप देश का चौथा स्तंभ हैं, आपका सवाल पूछना आपका अधिकार है। और उसी अधिकार के तहत नॉर्वे की पत्रकार ने मोदी जी से ये सवाल पूछ लिया तो खुद ही मीडिया को मिर्ची लग गई। अरे जो काम आपको करना चाहिए था वो बाहर की पत्रकार ने किया। उसको अप्रिशिएट करने की जगह उसका कच्चा चिट्ठा निकाल कर लाया जा रहा है, उसको ये बताया जा रहा है कि उसको फंडिंग कहाँ से मिलती है। अरे डूब मरो तुम लोग। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि डेली बेसिस पे कितने करोड़ों लोग न्यूज चैनल देखते हैं, और आपको पता है कि उसमें से ज्यादातर गोदी मीडिया होते हैं। अगर हमारे देश में कोई समस्या है तो उस समस्या के फायदे गिनाए जाते हैं। अगर आपको याद है तो मोदी जी ने अभी कुछ ही समय पहले लोगों से अपील की थी कि आप विदेश की यात्रा ना करें, आप पेट्रोल कम खर्च करें, वर्क फ्रॉम होम करें और कच्चा तेल कम खाएं। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा, तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। तो इस विफलता को गोदी मीडिया ने इस तरीके से चमकाकर बताया है कि जैसे कि ये सारी की सारी बातें राष्ट्र हित के लिए की जा रही हैं। अगर भारत के लोग 1 साल तक प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हैं, 1 साल, तो विदेशी मुद्रा भंडार में $115 बिलियन बचाए जा सकते हैं। सियासी तौर पर यह कदम उठाने की बात की जा रही है, तो इसमें क्यों इतना आप लोगों को, विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है? मोदी ने अगर गोल्ड कम खरीदने को कहा, फॉरेन ट्रेवल कम करने को कहा, तो इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत? ये नेहरू जी जब ये अपील कर रहे थे तब तो सोना दान करने की मांग हो रही थी, कहने अब तो दान थोड़ी ना करने हैं, अब तो सिर्फ ना खरीदने की बात हो रही है। अरे ऐसे में हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ कि जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आपके पैसे की बचत भी होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सब चीजें करना मैं चालू कर दूं। अरे मेरा क्या फायदा सरकार को टैक्स देने का? मैं हर एक चीज पर टैक्स देता हूँ। मैं इनकम कमाता हूँ तो मैं इनकम पे टैक्स देता हूँ। उस विफलता को इस तरीके से चमकाकर बताना ये साबित कर रहा है कि लोकतंत्र खतरे में जरूर है, क्योंकि चौथा स्तंभ अब हिल चुका है, वो धीरे धीरे उखड़ना शुरू हो चुका है। और जिस दिन चौथा स्तंभ यहाँ से उखड़ गया तो समझ लेना कि हमारे लोकतंत्र का पतन हो जाएगा। सरकार मन मर्जी कुछ भी चीजें लागू कर देती है और हमें उस चीज की खबर तक नहीं होती। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो कि पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाया जा रहा है। इसको क्यों लागू किया गया? क्या आपने जनता से पूछा? क्या आपने जनता के सामने कोई प्रोजेक्ट रखा कि हम ये चीज करने जा रहे हैं, कि इसका प्लान, एक्शन प्लान ये है, आने वाले 10 सालों में ये प्लान है? नहीं, सीधा थोप दिया गया। अरे उसका क्या, जिसकी गाड़ी पहले से खरीदी हुई है, जिसके मॉडल पुराने हैं, उनकी गाड़ियों के हाल आज देख रहे हो कैसे हो रहे हैं। इथेनॉल पेट्रोल गाड़ी के लिए सही नहीं है, उससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहली दिक्कत आ रही है कि फ्यूल एफिशिएंसी की, गाड़ी की एवरेज बहुत कम है। दूसरा, गाड़ी के इंजन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तीसरा, फ्यूल फिल्टर पे फ़र्क पड़ता है, जो उसके जो फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल पंप लगा होता है उसमें फ़र्क पड़ता है। चौथा, उसकी जो पाइपलाइन है फ्यूल्स की जितनी भी, वो सारी की सारी श्रिंक होती हैं। पहले अगर हम दूसरी कंट्री की बात करें, अगर वो E20 ला रही है या वो E80 ला रही है, E85 ला रही है, तो वो पहले इंजन बनाती है, इंजन के हिसाब से फिर वो फ्यूल बनाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या हुआ है, हमारे इंडिया में उल्टा हो गया है। पहले इन्होंने फ्यूल लिया है और इंजन अभी हमारे पास है नहीं ऐसा। अभी जो ये फ्लेक्स फ्यूल करके आया है अभी वो लगा है, अभी वो भी कामयाब नहीं है, अभी वो भी ट्रायल बेसिस पे है। अब इसका क्या रिव्यू आता है ये तो आगे पता लगेगा, ठीक है ना। बाकी ये कामयाब नहीं है, कस्टमर्स और परेशानी होंगे, बार बार अपनी गाड़ी में पैसे लगाएंगे, बार बार मैकेनिक्स के पास आएंगे। तो E20 या E85 हो जाए, ये नुकसान ही है। और इसमें भी अभी पता लगा, हमने रिसर्च करी थी इस पर, कि इसमें अगर आपको E20 पेट्रोल और क्या नाम है E85 डाल रहे हैं उस पर, तो आपको एक किट लगानी पड़ रही है। वो किट भी लगभग मार्केट में 20-25 हज़ार रुपये की किट आ रही है, जो उसको फ्लेक्स फ्यूल में कन्वर्ट करेगी। यही सारा सिस्टम है। अब आप बताइए, पब्लिक उस पर पैसे लगाए या फ्यूल पे, पेट्रोल पे पैसा लगाए? हर जगह तो पब्लिक परेशान है, मैकेनिक को पैसे दे। 15 से 20 गाड़ी मैं तो डेली करता हूँ, 20 गाड़ी डेली होती है हमारे पास। तो कंप्लेंट आती है? इसी वजह से आती है कि दिक्कत में गाड़ी मिसिंग करती है, एवरेज नहीं है। उसको ऑप्शन में रखने की बजाय आपने उसे मैंडेटरी कर दिया है, और अब तो आपने प्लानिंग बना ली है एथेनॉल 100 बेचने की। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर
उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। आपको पता है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कितना पानी खर्च होता है? 2800 लीटर से लेकर 10,000 लीटर तक। और रूबीना दिलायक हमें ये चीज बता रही है कि जब मेहमान आए तो उसको आधा गिलास पानी दो, जिससे कि हमारा पानी बचेगा। अच्छा, जल्दी से बताइए मुझे, आपके घर पर जब कोई मेहमान आता है तो आप जब पानी परोसते हैं तो फुल ग्लास होता है कि आधा ग्लास होता है? फुल ग्लास होता है। भैया थोड़ा चेंज कर लीजिए ना। और वो फुल ग्लास पीते हैं पानी मेहमान जो आते हैं? छोड़ देते हैं, बच जाता है। आपके साथ भी यही होता होगा। मतलब मेहमान आए, आपने पानी परोसा और उन्होंने एक घूंट पिया और पीकर छोड़ दिया। आपको पता है इससे कितने करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है? आप जानते हैं? देश की आबादी के हिसाब से ये आंकड़ा पहुंच जाता है 70 करोड़ लीटर। मतलब मैं एक अंदाजा लगा रही हूं, ये पानी सिर्फ एक दिन में बर्बाद हो सकता है। वाह जी, ये है मीडिया। तो वही चीज आज के टाइम पे हो रही है। जो मीडिया ये सारी की सारी जो बिक चुकी है, वो अपना कर्तव्य भूल चुकी है। वो ये सोचती है कि मैं पैसे तो छाप लूंगा, मगर आप अपने किरदार से तो गिर चुके हो। आपका जो काम है वो आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका कैरेक्टर किस काम का? मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश है, जो पढ़े लिखे हैं और जो ये डिफरेंस कर सकते हैं कि जो जनता को दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में सही नहीं है, बल्कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है, तो अपने पे कहाँ पहुंच चुका है। और मीडिया ने हमारे देश को एक विश्व गुरु साबित कर दिया है। हमारे विदेशों में कितनी बेइज्जतियां होती हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल मिट्टी में मिलती जा रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कुछ ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए जो कि सच में सच बोल रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। वो अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं, जेल के चक्कर काटने पड़ते हैं, वो अपनी जान को दांव पर लगाकर अपना काम कर रहे हैं। अगर इस देश में करप्शन हो रहा है तो सबसे बड़ा करप्शन तो यही है कि ये मीडिया उन हाथों में बिक चुकी है जिनके खिलाफ ये एक शब्द नहीं बोल पा रही है। ये काम तो कर रही है पर काम नहीं कर रही। मैं आपको कुछ ऐसे इंडिविजुअल न्यूज चैनल की लिस्ट दे रहा हूं जिससे कि आप देख सकते हो और साफ साफ कंपेयर कर सकते हो कि जो सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, क्या वही सवाल हमारी गोदी मीडिया पूछती है, या फिर क्या कभी उन्होंने पूछने की कोशिश भी करी है। आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जो तलवे चाट कर अपनी जीभ को चिकना किया है वो कैसे किया है। एक्चुअल में पत्रकारिता क्या होती है, जब आप ये न्यूज चैनल देखोगे तब आपको पता चलेगा। और जाते जाते लास्ट में आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जिसका जवाब आपको ही देना है। आप क्या चुनेंगे? एक ऐसा देश जिसकी हालत बहुत खस्ता होती जा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, शिक्षा नीति खत्म होती जा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, पर टीवी पर आपको फेक लोरी सुनाकर सुला दिया जाता है ताकि आप सोते रहें। या फिर आप एक ऐसा देश चाहोगे जहां के हालात तो खस्ता हैं पर उस देश की मीडिया सब चीज उजागर करती है ताकि समय रहते सारा डैमेज कंट्रोल किया जा सके। उन नेताओं से उनकी जवाबदेही मांगी जाए, अगर वो जवाब देने में नाकामयाब हैं तो उनसे उनकी कुर्सी छीनी जाए। आप कौन सा देश चुनना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।